हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण। हम पढ़ रहे थे क्या बिजनेस स्टडी में हम लोग ने क्या पढ़ लिया था, इंटरनल ट्रेड पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, बिजनेस सर्विसेज। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस सर्विसेज के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या लिखा है। चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज। मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज। मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज मीन्स कि व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए उसमें जो भी क्रिया सहायता करती है उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, इसके कहने का तात्पर्य यह है कि बिजनेस सेवाएं क्या होती है या व्यापारिक सेवाएं क्या होती है। तो व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जो भी क्रियाएं हमारी सहायता करती हैं उसे क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं बिजनेस सर्विसेज कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। सबसे पहला क्या हो गया, इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी मीन्स वो होता है कि ये क्या होती है, अमूर्त होती है। ये अमूर्त होती है, ना तो हमको दिखाई देती है ना ही इनसे छू सकते हैं। तो ये क्या होती है, इंटेंजिबिलिटी होती है। इंस्पायरेबिलिटी। इंस्पायरेबिलिटी मतलब वो हो गया विभिन्नता। विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं क्या होती है, विभिन्न विभिन्न होती है। ओके। हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी मीन्स वो होता है कि अलग अलग व्यक्ति जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अनुसार अलग अलग सेवाएं हमको प्रदान करते रहते हैं। अलग अलग संस्थाएं अलग अलग हमको सेवाएं प्रदान करती है। चौथा आ गया हमारा इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर। सर्विसेज में कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। अगर कस्टमर नहीं रहेंगे तो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होंगी। पांचवा प्रियर्सिबिलिटी। प्रियर्सिबिलिटी मतलब वो हो गया कि सेवाएं क्या होती है, भविष्य के लिए हम लोग इसको संग्रहित करके नहीं रख सकते। हम अगर चाहे तो उसे, अगर चाहे भविष्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं तो नहीं हो सकता। इसे हम भविष्य के लिए संग्रहित करके नहीं रख सकते हैं, न ही इसे प्रयोग से पहले उत्पादित किया जा सकता है। अब आइए जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज। टाइप्स ऑफ सर्विसेज क्या क्या टाइप्स होते हैं, बिजनेस सर्विसेज के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला क्या लिखा है, कॉमर्शियल सर्विसेज। कॉमर्शियल सर्विसेज मीन्स वो सर्विसेज होती है जो क्या करती है, व्यापारिक सेवाएं, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यापारिक सेवाएं, जो क्या होती है व्यापार के द्वारा प्रदान की जाती है, उसे क्या करते हैं हम लोग, कॉमर्शियल सर्विसेज। दूसरा आ गया प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज मीन्स वो सर्विसेज हो गई जो क्या करते हैं, हम किसी प्रोफेशनल द्वारा हमें किसी विशेष कार्य के लिए कुछ सेवाएं जो प्रदान की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज। अब तीसरा आ गया हमारा क्या है, पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज मीन्स वो सर्विसेज होती हैं जो हम क्या करते हैं, अपने पास रख के पर्सनली किसी को इनवाइट करके उसकी सेवाएं प्रदान कर प्राप्त करते हैं, उसे क्या करते हैं हम लोग, पर्सनल सर्विसेज। जैसे डॉक्टर हो गया और वकील हो गया, हमारे लिए क्या होते हैं वो लोग पर्सनल होते हैं। जैसे वकील हम लोग हायर करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे लिए पर्सनल कार्य करता है, तो उससे हम क्या करते हैं, पर्सनल सर्विसेज करते हैं। पर्सनल सर्विसेज कहते हैं। अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज वो सर्विसेज होती है जो सरकार द्वारा जनता को प्रदान की जाती है। जैसे बिजली, पानी, रोड बनाना या किसी अस्पताल का निर्माण करना, वो सब क्या हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। आइए अब आगे जानते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ लिया। तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस सर्विसेज, टाइप्स ऑफ सर्विसेज। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, मतलब वो सेवाओं का वर्गीकरण। पहला लिखा है फाइनेंस एंड द बैंकिंग सर्विसेज। फाइनेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज मीन्स वह सर्विसेज जो बैंक के द्वारा और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है, उसे कहते हैं फाइनेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जानते हैं क्या होता है, बीमा। बीमा जो हमें सेवा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंश्योरेंस। अब आइए जान लेते हैं तीसरा, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज मीन्स वो सर्विसेज होती हैं जो कि जैसे अपने विचार को किसी दूसरे विचार अपने विचार को किसी दूसरे व्यापारी तक पहुंचाना और दूसरे उसके विचार को अपने तक लाना। जैसे कि संदेश वाहन का काम करना, संचार करना, जैसे अपनी बात को किसी दूसरे को बताना और दूसरी बात को अपने क्या करना, जानना। या कह सकते हैं कि संचार अपने विचारों का संप्रेषण करना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। अब आइए जान लेते हैं क्या होता है वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज वे फैसिलिटीज होती है जो व्यापार में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करती है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज मीन्स होता है उसमें जैसे कोई सामान क्रय करके लाया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, वेयर हाउस के रूप में रख दिया जाता है, स्टोर करके उसी वस्तु को रख दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। वो भी व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए जान लेते हैं मीनिंग ऑफ बैंक।
तो बैंक बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो हमारी जमाओं को स्वीकार करती है और हमें आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करती है। तो ये जान लेते हैं हम क्या मेन फंक्शन ऑफ बैंक, बैंक के महत्वपूर्ण कार्य या बैंक के क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो लिखा है टू डिपॉजिट मनी, ये क्या करता है, पैसा जमा करता है। पैसा जमा करता है, विभिन्न प्रकार के अकाउंट खोलता है अपने पास और विभिन्न प्रकार के अकाउंटों में क्या करता है, जनता भी पैसा को जमा करता है। टू गिव लोन, ये बैंक वैसी संस्था होती है जो व्यापारियों को या जिसको लोन की आवश्यकता होती है उसको ये क्या करता है, लोन भी देता है। सर्विसेज एंड एजेंट, बैंक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। अदर सर्विसेज, और बैंक विभिन्न प्रकार के अनेक सर्विसेज प्रदान करता है। अब आइए जान लेते हैं क्या टू डिपॉजिट मनी। अब बैंक में किस प्रकार से हम लोग पैसा जमा कर सकते हैं या बैंक किस प्रकार से पैसा क्या करता है, जमा कराता है। सबसे पहला लिखते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मीन्स स्थायी जमा खाता। इसमें क्या होती है, अवधि निश्चित होती है। एक अवधि तक हम क्या करते हैं, पैसा को जमा करते हैं। जब वो अवधि हमको पूरी हो जाती है तो हमारे ब्याज के साथ वो हमारा सारा पैसा क्या हो जाता है, हमको वापस मिल जाता है। इसमें क्या होती है, ब्याज की दर निश्चित रहती है और पैसा कितना जमा करना है वो भी क्या होता है इसमें लिखा रहता है। ठीक, दूसरा लिखा है सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट मीन्स बचत खाता। बचत खाता वो खाता होती है जो छोटे छोटे व्यक्तियों को बचत को प्रोत्साहन करने के लिए खोली जाती है। ये जैसे सरकारी नौकरी जो करता है उसके लिए, जो छोटे मोटे बचत करते हैं उसके लिए ये लाभदायक होती है। वो क्या करते हैं, मंथली अपना पैसा इसमें जमा करते हैं और जब उनकी आवश्यकता होती है तो कुछ निश्चित अवधि में ये क्या कर सकते हैं, बैंक को कुछ ब्याज दे के अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं तीसरा क्या। तीसरा है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा खोला जाता है। बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा इसलिए खोला जाता है क्योंकि बड़े बड़े व्यापारियों को दिन में प्रत्येक बार पैसे की लेन देन करना होता है, इसीलिए ये बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा खोला जाता है। करंट का मतलब होता है चालू अकाउंट। चालू अकाउंट मीन्स वो अकाउंट होता है जिसमें कि आप दिन में कई बार पैसा क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं, इसीलिए इसे करंट डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है। अब आइए मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट मीन्स वह अकाउंट होता है जो क्या होता है, ये लंबी अवधि के लिए होता है। ये लंबी अवधि के लिए होता है और निश्चित राशि जमा की जाती है। जमा करते करते कुछ ऐसी समय आती है कि ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में परिवर्तित हो जाता है। अब आइए जान लेते हैं लास्ट हम क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिससे कहते हैं आवर्ती जमा खाता। अब आइए लास्ट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम कहते हैं आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता में यह अवधि क्या होती है, निश्चित होती है। यह अवधि भी निश्चित होती है और प्रति मास कितने पैसे जमा करना है वो भी निश्चित होता है। यह किसी आकस्मिक घटना जब पड़ जाती है तभी इससे पैसा निकाला जाता है, अन्यथा इसमें से पैसा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इसका पैसा कब निकाल सकते हैं, जब इसकी अवधि पूरी हो जाती है। तो ये क्या होता है, इसके ब्याज के साथ हमको अपनी पूरी धनराशि वापस मिल। आइए दोस्तों हम पढ़ लेते हैं क्या। आप देखिए कैसे कैसे ये लोन बैंक जो होता है कैसे कैसे लोन प्रोवाइड करता है अपने ग्राहकों को। सबसे पहले क्या लिखा हमारा, टू गिव लोन। टू गिव लोन मीन्स होता है कि वो बैंक जो होता है वो अपने ग्राहकों को कैसे कैसे लोन देता है या ऋण प्रदान करता है। सबसे पहला आ गया कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मीन्स होता है कि नगद भुगतान। नगद भुगतान देता है, मतलब नगद के रूप में पैसा भी दे देता है अपने ग्राहकों को लोन के रूप में। दूसरा लिखा ऑर्डिनरी लोन। ऑर्डिनरी लोन मीन्स होता है साधारण ऋण। साधारण ऋण जैसे सामान्य तौर पे सभी संस्थाएं, सभी बैंक, सभी वित्तीय संस्थाएं जैसे लोन देती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, साधारण ऋण। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स वो होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट वह होता है जो क्या करते हैं, हम अपने अकाउंट में जितना भी पैसा जमा किए रहते हैं उसमें बैंक एक ऐसी सुविधा प्रदान करता है कि हम अपने अकाउंट में जितना पैसा जमा किए उतनी तो राशि निकाल सकते हैं, और अगर हमें और पैसे की आवश्यकता है तो एक निश्चित अमाउंट हम उससे अधिक मात्रा में निकाल सकते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक जैसे कि हमारे खाते में 10,000 रुपये हमने अपना पैसा जमा किया है, अब हमको क्या जरूरत है, 15,000 रुपये की जरूरत है। तो बैंक एक ऐसी सुविधा प्रदान करता है जिससे क्या कर सकते हैं कि हम अधिक पैसा उसमें से निकाल सकते हैं।
10,000 के अलावा अधिक पैसा निकाल सकते हैं। उसमें एक निश्चित अमाउंट फिक्स रहता है कि हम इतने तक पैसा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी अपने जमा रुपए से अधिक पैसा निकालने को क्या कहते हैं हम लोग, बैंक ओवरड्राफ्ट। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स मीन्स वह होता है कि ये अल्पकालीन ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। जैसे हुंडी होता है, हुंडी को निर्धारित अवधि होती है कि इस निश्चित अवधि तक क्या करेंगे हम लोग, पैसा भुना लेंगे। उससे पहले क्या होता है, उसको बैंक में भुनाना पड़ता है या डिस्काउंटिंग करवाना होता है, तो उसे कहते हैं लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। इसमें बैंक एक निश्चित अमाउंट चार्ज के रूप में लेता है और उसके बदले पैसा देता है। सर्विसेज ऑन एजेंट, बैंक एजेंट के रूप में भी कार्य करती है। जैसे चेक की सुविधा प्रदान करती है, पासबुक की सुविधा प्रदान करती है, विनिमय पत्र की सुविधा प्रदान करती है। इसी प्रकार अनेक सेवाएं क्या करती है, बैंक प्रदान करती है। तो बैंक एजेंट के रूप में भी कार्य करती है। अदर सर्विसेज मीन्स वह सर्विसेज होती हैं जैसे कि डिबेंचर जारी करना, शेयर जारी करना, डिबेंचर जारी करना, अभिगोपन के रूप में कार्य करना। ये सब क्या होती है, अदर सर्विसेज में आ जाएंगे। अब आइए जान लेते हैं अगला मॉडर्न फंक्शन ऑफ बैंक। मॉडर्न फंक्शन ऑफ बैंक मतलब आधुनिक समय में बैंक के क्या क्या कार्य है। तो पहला आ गया है क्या, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन मीन्स वो मशीन होता है जिसे हम कहते हैं एटीएम। एटीएम में जानते हैं क्या होता है, हम लोग जितना पैसा होता है वो क्या निकालने का काम होता है। जब चाहे तब हम उसमें क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। ये 7 दिन 24 घंटा कार्य करता है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। दूसरा है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड वह कार्ड होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, लोन प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है और हमें पैसों की आवश्यकता है तो हम इसके माध्यम से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। अब डेबिट कार्ड, तीसरा आ गया हमारा क्या, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मीन्स क्या होता है, डेबिट कार्ड वह कार्ड होता है जैसे हम कोई सामान परचेस करते हैं या कुछ वस्तुओं क्रय करते हैं, तो हमको जब भुगतान करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, डेबिट कार्ड का यूज करते हैं। ओके। अब टेल बैंकिंग वह बैंकिंग होती है, मान लीजिए आकस्मिक हमें किसी अनावश्यक या आवश्यक रूप में किसी ऐसे अमाउंट की जरूरत हो गई जो हमें क्या जरूरी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम टेली बैंकिंग का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में फोन लगाते हैं और तुरंत हमको क्या हो जाता है, पैसा हमको प्राप्त हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं हम, टेलीकॉम बैंक। उसके लिए बैंक अधिक चार्ज लेती है। कोर बैंकिंग क्या होता है, कोर बैंकिंग वो बैंकिंग होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक में हम इसकी जैसे कोर बैंकिंग वो बैंकिंग होती है जिसकी विभिन्न प्रकार की शाखाएं होती है। ये अगर हम चाहे तो इसके किसी भी शाखा में अपना खाता खुलवा सकते हैं और इससे व्यवहार कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे हैं और हमारे लखनऊ में बैंक से रिलेटेड कुछ कार्य करना है और उसकी ब्रांच क्या है, लखनऊ में भी, तो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, अपना व्यवहार कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं। उसे हम क्या करते हैं, कोर बैंकिंग करते हैं। अब आइए 6वां गा लेते हैं, क्या लिखा है, ई बैंकिंग मीन्स होता है, ई मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक। या बैंकिंग मतलब जानते हैं क्या होता है, तो ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग जो ऑनलाइन के माध्यम से किया जाता है, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, जो क्या करते हैं अपने मोबाइल से करते हैं, उसे क्या करते हैं हम लोग, ई बैंकिंग। अब और आगे क्या लिखा है, अब जान लेते हैं एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग। बैंकिंग के क्या क्या लाभ होते हैं, तो आइए हम पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग। धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और अपने